हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और इसकी जो एप्लीकेशन है उन्हें हम किस तरह से समझते हैं। ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है और इस मोशन में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। तो एक कंपोनेंट आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। और अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इसे हम समझते हैं। जैसे हम किसी भी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को हम थ्रो करें इस तरह से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ से ये कोई लड़का खड़े होकर किसी भी बॉल को थ्रो करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर ये बॉल को थ्रो करता है तो बॉल इस तरह से जाती है, फिर ग्राउंड में आ जाती है। अरे भाई, बॉल किसी न किसी हाइट तक जाएगी, फिर वापस ज़मीन में आ जाएगी। तो इस बॉल का जो पाथ आपको दिख रहा है, ये बॉल इस तरह के पाथ से होकर अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। तो बॉल के इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं, और बॉल का जो मोशन है, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बॉल जिस वेलोसिटी से थ्रो की गई थी, बॉल को जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था, वो वेलोसिटी इसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है। और ये बॉल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, इस एंगल को प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। और ये बॉल तरह तरह से फेंकी जा सकती है। ऐसा नहीं कि केवल एक इसका यही केवल पाथ हो सकता है, पाथ इसका ये हो सकता है, या हमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज माने ज़्यादा दूर तक अगर थ्रो करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से इसका पाथ मिल सकता है। तो अगर हम किसी भी बॉल को, किसी पार्टिकल को इस तरह से थ्रो करते हैं तो बॉल का जो मोशन होगा, उस मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में कोई भी खिलाड़ी है, बॉल को थ्रो करता है तो बॉल इस तरह से जाती है, फिर ऐसे जाएगी, फिर और आगे जाएगी। तो इस टाइम पर बॉल का जो मोशन है, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, और बॉल जिस तरह के पाथ से होकर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही है, अपना मोशन कर रही है, वो मोशन इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये पाथ इसका, ये पाथ, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। जिस वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो किया गया था, ये वेलोसिटी इसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है। और ये बॉल की जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। तो ये इसकी वेलोसिटी है, इस तरह से ये वेलोसिटी है, इधर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, इस तरह से बार 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 आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये पाथ इसका प्रोजेक्टाइल पाथ, और ये मोशन इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई दीवार हो गई, और ये दीवार है इस तरह से, ये, और यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, ये, इसके हाथ में कोई पत्थर है, और इस पत्थर को ज़मीन में फेंकना है इसे, तो ये इस तरह से फेंकेगा ये। तो आप देखेंगे इस पत्थर का जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ है। ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होता है। अगर किसी भी पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक मिले तो आप ये समझेंगे कि वो पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ है, वो पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ है। और पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है, वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहेंगे। और वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी
पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट कैसे हम डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद इसमें कुछ एप्लीकेशन आती हैं, फ्लाइट टाइम आता है, इसकी रेंज है, हाइट है, इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। समझते हैं। जैसे हमने किसी भी पार्टिकल को थ्रो किया, थ्रो करने से वो पार्टिकल इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन पर मूव करता है, यानी एक्स वाई प्लेन पर मूव करता है। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर मूव करता है। यहाँ से हमने किसी भी लड़के से कहा कि भाई बॉल को थ्रो करो, तो ये बॉल को इस तरह से थ्रो कर देता है, बॉल नीचे आ गई। तो हम यहाँ पर दो तीन बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरी बात तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बॉल है वो कितने टाइम के बाद वापस ग्राउंड से कोलिजन करेगी। ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, एक ग्राउंड से ग्राउंड और दूसरा ग्राउंड से इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन से ग्राउंड। तो यहाँ पर हम ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात हमें देखेंगे कि अभी ये ए पॉइंट से, पॉइंट ए से, या ओरिजिन है तो इसे हम पॉइंट ओ कह सकते हैं, और ये वाला पॉइंट ए कह दें। तो पॉइंट ओ से मीन ओरिजिन से इस बॉल को थ्रो कराया गया और पॉइंट ए पर आकर वापस ये ग्राउंड से कोलिजन करती है। तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आती है, इसको कितना टाइम लगता है, और इस टाइम को कहते हैं फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। तीसरी बात, ये कितनी हाइट तक है ना, ये कितनी हाइट तक गए, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाइट को कैलकुलेट करेंगे। और अगली बात हम ये कैलकुलेट करेंगे इसकी रेंज कितनी है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, रेंज आर कैलकुलेट करेंगे। और फिर इसके बाद इसका इक्वेशन आता है, इक्वेशन। तो यहाँ पर 5 चीजें आती हैं और 5 में से अगर हमें 3 पता है तो हम बाकी की 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करना सीखते हैं। देखते हैं भाई, देखिए जरा, ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी है u, और ये इसका प्रोजेक्टाइल एंगल है थीटा। इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे, एक को कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, आप इसे u पैरेलल कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे u cos थीटा इसके रिस्पेक्ट में। वर्टिकल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट uy आप लिखेंगे, आप इसे u परपेंडिकुलर लिख सकते हैं इस तरह से, और इसकी वैल्यू लिखेंगे u sin थीटा इस तरह से। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल एक कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। और फिर इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, तो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी
ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर हम वेक्टर u की वैल्यू कैलकुलेट करें, वेक्टर u की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, इनकी वैल्यू पुटअप करते तो लिखेंगे u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। इस तरह से ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल एंगल। प्रोजेक्टाइल एंगल के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गई प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी की नेट वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। अभी ध्यान रखना है, अगली बात ध्यान रखना है आपको कि जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हर एक पॉइंट पर, प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर चेंज होता रहता है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मीन यू वाई, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हर एक जगह पर चेंज होता रहता है और इसकी मैक्सिमम हाइट पर मीन पीक पॉइंट पर ये जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट मीन पीक पॉइंट पर ये वैल्यू जीरो हो जाती है और फिर से अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने लगता है और ग्राउंड में आके फिर से वही वैल्यू इसकी हो जाती जो पहले ग्राउंड में रही है। लेकिन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं चेंज होता है, ये अनचेंज होता है। प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी नहीं चेंज होता है। अब रीजन समझो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल मोशन को कंप्लीट करती है और वर्टिकल मोशन ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ग्रेविटी इस मोशन का अपोज करती है और इसको रेस्ट पर ले आती है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते करते इसको जीरो कर देती है। जबकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंप्लीट करता है, इस तरह से इस वेलोसिटी को कंप्लीट करता है और इस वेलोसिटी में ग्रेविटेशनल का अपोज नहीं होता है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इस मोशन को अपोज नहीं करती है, इसलिए इसको नहीं चेंज कर पाती है या नहीं चेंज करती है, इसे केवल चेंज करती है। तो ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ये डिपेंड करेगी कि उस पॉइंट पर एंगल कितना है और यहाँ पर एंगल जीरो हो जाता है, इसलिए यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। पीक पॉइंट पर एंगल जीरो हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यू वाई पूरा आपको जीरो मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसका एक और डायग्राम बनाओ जिससे कि इससे कंपोनेंट का ग्राफ आपको समझ में आए। देखते हैं, ये एक्स वाई प्लेन हुआ और हमने किसी भी पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई वेक्टर u, ये इसका प्रोजेक्टाइल एंगल हो गया और जो प्रोजेक्टाइल एंगल आपको गिवन है उस एंगल के रेस्पेक्ट में इस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको सिखाया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंप्लीट करता है और इधर यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू आई इक्वल यू साइन थीटा, इस तरह से लिखेंगे। बेटा ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट है, ये इसे h कह दें, तो ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई कि इतनी हाइट तक पार्टिकल गया। खैर इस पॉइंट पर हमें इसके कंपोनेंट बताने हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट हो गए u, इस तरह से थीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर हो जाएगा u साइन थीटा और निगेटिव जे कैप और इधर हो जाएगा u कॉस थीटा प्लस आई कैप, इस तरह से। तो अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी लिखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी लिखेंगे
इस पॉइंट पर अगर हम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी लिखेंगे तो वेक्टर u इक्वल टू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि ये अनचेंज है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर, ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे u cos थीटा आई कैप और इसके निगेटिव की वजह से निगेटिव हो जाएगा u साइन थीटा जे कैप। और अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वर्टिकल अपवर्ड है। और अगर आप पीक पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, है ही नहीं। अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता तो ये पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाता और ऊपर जाता, उस टाइम तक जाता रहता जब तक कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तभी वो इस तरह से आगे आएगा, अदरवाइज ये ऊपर ही जाता रहेगा, क्योंकि पार्टिकल को अपवर्ड ले जाने का काम तो वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी करती है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो करती है। तो ये आपने समझा वेलोसिटी के कंपोनेंट और उसके ग्राफ। आप इसे लिखें जरा। चलो देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं, जैसे हमने किसी भी पार्टिकल को थ्रो किया तो कितने टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड में आएगा, इसे कहते हैं फ्लाइट टाइम। कितने टाइम के बाद वो पार्टिकल वापस ग्राउंड में आएगा, ग्राउंड में तो आना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो कितने टाइम के बाद, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना टाइम आखिर, उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे और उस टाइम को कहते हैं फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो फ्लाइट टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। पहले तो डायग्राम बनाते हैं, उससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है कि ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमने यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो किया और यहाँ पर आ गया, तो ये इसका पाथ हो गया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई वेक्टर u, प्रोजेक्टाइल एंगल हो गया थीटा, और ये जो कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कॉस के रिस्पेक्ट में आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट u y, आप इसे u परपेंडिकुलर लिख सकते हैं इस तरह से, और आप इसे u पैरेलल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे u साइन थीटा, आप ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं। तो हमें फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम के बाद ये वापस ग्राउंड पर आएगा, ये है दूसरी बात, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम में आप दो बातें ध्यान रखेंगे। अभी तो पार्टिकल ये पॉइंट O A और ये पॉइंट B, आप अगर इस पाथ में ध्यान से देखें तो पार्टिकल O से A तक तो राइज कर रहा है, हाइट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर A से B में डाउन आ रहा है। O से A का जो टाइम आता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, A से B का जो टाइम आता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपने ये देखा कि O से A तक तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है इस तरह से, और A से B वाले पाथ में ये नीचे आ रहा है, और ये ध्यान रखना है, इसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, TA प्रेजेंट करेंगे, इसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, TD प्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना है दोनों वैल्यू बराबर होती है, TA की वैल्यू TD के इक्वल होती है, TA इक्वल TD, तो हम लिख सकते हैं TA TD इक्वल TA इक्वल T। जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे,
जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसे वर्टिकल मोशन के रूप में लिख लेते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई टी। इस तरह से ये टाइम हो गया। अभी टाइम हम कैलकुलेट करेंगे केवल O से A तक का टाइम, O से A तक टाइम, पार्टिकल को O से A तक जाने में, पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बना। अब आपको तो ये तो पता ही है कि ये जो एक्सेलरेशन है ए वाई ये जी हो गया, वी वाई तो जीरो है, वी वाई क्या है भाई, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ होगी, ये यहाँ पर होगी ये, और पीक पॉइंट पर ये वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। यू वाई इनिशियल वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट का, ये कितना है भाई, यू साइन थीटा। इस तरह से ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, जीरो यू साइन थीटा माइनस जी और टी, तो यहाँ से t इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। यही हो गया भैया टाइम ऑफ एसेंट, यही हो गया टाइम ऑफ डिसेंट, यही हो गया t, और यही हो गया u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब आपको फ्लाइट ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम मीन फ्लाइट टाइम, t कैपिटल T से लिख लेते हैं, कैपिटल T इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, और दोनों की वैल्यू पुटअप कर दें, दोनों सेम है, डबल हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं। u साइन थीटा को आप u वाई करके लिख सकते हैं, तो 2 और इधर हो सकता है u वाई और डिवाइड बाई जी। इस तरह से ये हमारे पास ये आ गया, टाइम की एक वैल्यू आ गई, टाइम का एक इक्वेशन बन गया। आप इसे लिखें, देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी हाइट को, कि ये कितनी हाइट तक गया, और इसकी हाइट दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कितनी है, दूसरा इसका प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है। ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती है, लेकिन हम इसकी प्रोजेक्टाइल हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रोजेक्टाइल एंगल और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम हाइट की एक एप्लीकेशन, ये हाइट, ये मैक्स हाइट, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखते हैं भाई, जैसे 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 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह से हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से ये जा सकता है। तो इस हाइट के लिए हम एप्लीकेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, हाइट के लिए फार्मूला बनाना है। तो हाइट के लिए फिर यही आपको ध्यान रखना है कि हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन बॉडी को कराता है, तो यही इसका रिस्पॉन्सिबल है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमने इस तरह से थ्रो कराया, तो ये इसकी हो गई हाइट, मैक्सिमम हाइट। हाइट यहाँ भी है, हाइट यहाँ भी है, हाइट यहाँ भी, बट ये मैक्स हाइट है, इससे ज़्यादा गया ही नहीं। अब आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड किए विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल एंगल, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा
यहाँ पर आपको कुछ मैं पैरामीटर बता देता हूँ। ए वाई इक्वल टू जी लिखेंगे, वी वाई 0 लिखेंगे, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा लिखेंगे। आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है आप उसे यूज करें और लिखें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस वर्टिकल अपवर्ड के लिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी 2ay और s के बजाय h, हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो h वो वाला h इधर मिल गया हमें, ये 0 हो गया, पैरामीटर पुटअप कर देते हैं, 0 हो गया, 0 को स्क्वायर किया, ये वैल्यू आपके पास है साइन के रिस्पेक्ट में, तो यू स्क्वायर स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इसकी जगह g और फिर ये h। तो मेरे ख्याल से जब आप h इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और आप इसे अगर लिखें तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह यू वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मैक्सिमम हाइट के लिए आपको एंगल कितना लेना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा की वैल्यू मीन प्रोजेक्टाइल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए फॉर मैक्स हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, मीन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो h की जब मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पुटअप करें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। ये इसकी बेटा मैक्स वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो गई जब आपके पास प्रोजेक्टाइल एंगल। ध्यान रखना है ये उसी समय आपको यूज करना है, हमेशा नहीं। जब आपसे मैक्सिमम हाइट नहीं कहता है कैलकुलेट करने के लिए तब भी आप मैक्सिमम ही कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। आप मिनिमम हाइट कभी नहीं कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आपको प्रोजेक्टाइल एंगल 90 डिग्री गिवन हो तब यह आपको फार्मूला लगाना है। आपको क्वेश्चन कहता है आपसे कि आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें और प्रोजेक्टाइल एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो आप मैक्सिमम कर तो रहे हैं लेकिन 30 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये उस समय फार्मूला वैलिड है जब एंगल आपके पास 90 डिग्री हो। हम सीधा किसी भी पार्टिकल को थ्रो करें, वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करें, इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ फिर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर तो पाथ ये बनेगा, इस टाइम पाथ तो ये बनेगा, ये लड़का है किसी बॉल को थ्रो करेगा, ये पाथ बनेगा और ये वापस इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर कहाँ भाई प्रोजेक्टाइल पाथ है और ये कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये तो एक लीनियर मोशन हो गया। और पाथ भी ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं समझाने के लिए इधर से मोड़ के बना रहा हूँ, ये वापस उसी पाथ से नीचे आ जाएगी बॉल। तो ध्यान रखना यहाँ पर तो लीनियर मोशन है अंडर ग्रेविटी, तो ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करें तो ये पाथ बनेगा। ये हाइट की एक एप्लीकेशन है। और अब हम पढ़ेंगे रेंज की एप्लीकेशन। आप इसे लिखें, हाँ देखते हैं। देखते हैं बेटा, हाँ हॉरिजॉन्टल रेंज। अगली जो एप्लीकेशन है
वो हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड है। रेंज ये हम कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है पार्टिकल को हमने जहाँ से थ्रो किया, जिस जगह से थ्रो किया और जिस जगह पे जाकर वो गिर गया, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं। तो इस जगह से हमने थ्रो किया और यहाँ पे जाके गिर गए, तो ये हो गई रेंज, ये हो गई रेंज। इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये तो आप जानते हैं हाइट है, प्रोजेक्टाइल एंगल है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, कंपोनेंट u cos थीटा एंड u sin थीटा विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल एंगल। तो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। रेंज कैलकुलेट करना है तो एक तरह की डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस रेंज के लिए, इस डिस्टेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है u cos थीटा, u cos थीटा, ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी हो गई। टाइम O से A तक आने में कितना टाइम लगता है, जो फ्लाइट टाइम है। तो रेंज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, r कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे वेलोसिटी मीन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई जो हमारे पास टाइम है, जिसे हम कैपिटल T लिख रहे थे। तो r इक्वल टू, इसकी वैल्यू है u cos थीटा, इसकी वैल्यू है 2u sin थीटा बाई जी, ऐसा है। इधर से बेटा ये हमारे पास u स्क्वायर हो जाएगा, तो r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये फार्मूला हो गया sin 2 थीटा का। इसकी जगह आप sin 2 थीटा लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ध्यान रखना ये स्क्वायर नहीं है, 2 है, एंगल का डबल है, sin 2 थीटा। ये हमारे पास रेंज हो गई। अगर आप इसका छोटा मोटा कोई दूसरा फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई फिर, तो फिर करेंगे आप इसको लिख सकते हैं u cos थीटा u sin थीटा 2, यानी आप r इक्वल टू लिख सकते हैं 2, तो इधर लिख दें ux uy डिवाइड बाई जी, ऐसा लिखेंगे। और जैसे हमने हाइट में मैक्सिमम हाइट की एक एप्लीकेशन पढ़ी, उसी तरह से यहाँ पर रेंज में मैक्सिमम रेंज की अगर हम एप्लीकेशन पढ़ें तो क्या कहेंगे, देखते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर तो हाइट तो कुछ होगी, लेकिन रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पर। ये जो रेंज होगी ये मैक्स होगी, सबसे ज़्यादा इसी एंगल पर मिलेगी। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को, देखते हैं इसकी वैल्यू। जैसे ही आपने थीटा 90 डिग्री थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखा, वैसे ही रेंज मैक्स मिल गई हमें। तो फार्मूला हमारे पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u स्क्वायर साइन थीटा 45 डिग्री है, डबल करेंगे 90 हो जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाई जी, साइन 90 की वैल्यू 1 यानी u स्क्वायर डिवाइड बाई जी आ गया। ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई। तो ये हो गए हाइट, रेंज और टाइम हो गया। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जिसे हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और उसे हम देखते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये पैराबोलिक है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन बनेगा वो पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन को समझते हैं। आप इसे लिखें
इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये हमारे पास पाथ आ गया और यहाँ से फिर से वही काम, कंपोनेंट u cos थीटा, u sin थीटा, ये रेंज हो गई, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसमें से हम इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अगर हम t टाइम में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करें कि t टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया गया एट t इक्वल 0, t इक्वल 0 से थ्रो कराया गया तो t इक्वल t टाइम पर यहाँ पर आ गया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो t इक्वल t पर ये यहाँ पर आ गया तो ये इसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया इसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये y एक्सिस के, कहाँ एट t इक्वल t पर, t इक्वल 0 पर तो ये ओरिजिन पर है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं ये टाइम पर, इतना डिस्प्लेसमेंट x का, इतना डिस्प्लेसमेंट y का। आप समझे नहीं? ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, y की वैल्यू कैलकुलेट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस टाइम पर यानी प्रोजेक्टाइल करने के कुछ देर बाद। जिस टाइम हमने प्रोजेक्टाइल किया उस टाइम तो यहाँ पर है, ओरिजिन पर है, कुछ देर के बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, हम यहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी। तो पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s के बजाय x लिख ले, u x लिख लेते हैं, t और प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपको पता है कि x एक्सिस पर, x डायरेक्शन पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और ये एक्सेलरेशन 0 होगा, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ax की वैल्यू तो 0 है ना, और ax की वैल्यू 0 है, ay की वैल्यू g के इक्वल है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इतना पूरा टर्म 0 हो गया, ये बन गया 0, इतना केवल बना, यानी x इक्वल टू यू एक्स टी। आप यू एक्स की वैल्यू पुटअप कर दें चाहें तो, x इक्वल टू यू कोस थीटा t, यानी t इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा, ये t की वैल्यू मिल गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हम डिस्प्लेसमेंट y को कैलकुलेट करना चाहते हैं। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट along y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के along पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो x का डिस्प्लेसमेंट है। और इसी टाइम पर, इसी t टाइम पर
हम x और y दोनों डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं, है ना। तो फिर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऐसा आपने लिखा। और इसे वर्टिकल मोशन के लिए लिख लेते हैं, तो y इक्वल टू यू वाई टी, ये वही टाइम है जिस टाइम पर हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, वही टाइम है, उसी टाइम पर दोनों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। और -1/2 ए वाई टी स्क्वेयर, और इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसकी जगह साइन थीटा t -1/2, इसकी जगह जी टी स्क्वेयर। आप चाहें तो t की वैल्यू पुटअप कर दें। आप जैसे ही t की वैल्यू पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू हमारे पास है x/u cos थीटा, u cos थीटा -1/2 g, और t की वैल्यू हमारे पास जितनी भी उसका स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इधर से ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और थोड़ा सा अगर इसे में हम कैलकुलेट करेंगे तो u से u कट जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस ऊपर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। और अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, इसे हम लिखते हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप देखें y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, x के मल्टीप्लाई में a, x के मल्टीप्लाई में tan थीटा, तो दोनों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल tan थीटा आएगा। और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में इधर तो b है और इधर है g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो b की वैल्यू लिखेंगे g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन। अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम और एनर्जी का जो कंसेप्ट है इसमें उसको पढ़ेंगे। आप इसे लिखें, हाँ आगे देखते हैं भाई। हाँ देखते हैं भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। If projectile velocity of the particle is वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट। पहले नंबर में आपको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्टाइल एंगल, दूसरे नंबर में इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। समझते हैं भाई कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का यूज करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो जरा,
ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया और इस एक्स वाई प्लेन पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये इसका प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, ये हो गया यू कॉस थीटा इधर हो जाएगा, ये यू साइन थीटा इधर हो गया, प्रोजेक्टाइल एंगल एंड प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हो गई। आपने देखा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि वेक्टर v या वेक्टर u इक्वल टू आप लिखेंगे v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप, इस तरह से जे कैप ऐसा कैलकुलेट करेंगे। अब उससे अगर कंपेयर करेंगे वेक्टर v इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो आप v cos थीटा इक्वल 3 पाएंगे और v साइन थीटा इक्वल 2 पाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट करें तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए दोनों का डिवाइडेशन कर दें, tan थीटा इक्वल 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल हमारे पास। वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट में दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 हो गया। ये v की वैल्यू मिल गई। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन के लिए y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस एक्स मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको टेन थीटा मिला ना, टेन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 3, तो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट में आ जाएगा कितना, 13। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, उसका यूज करके आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें हाइपोटेनियस की, ये मिल गई। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन 3 डिवाइड बाय रूट 13, ये वैल्यू बन गई। यहाँ पर पुटअप करें y इक्वल टू एक्स, टेन थीटा कितना है भाई 2/3 माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी की वैल्यू बाद में पुटअप कर दें या ना पुटअप करें, यू की वैल्यू कितनी भाई, यू की वैल्यू इतनी है, रूट 13 स्क्वायर करेंगे तो केवल 13 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू इतनी है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 13 का केवल 13, ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा y इक्वल टू 2x/3 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई इधर 9 और 2, ये हो जाएगा 18, ये की तो ये फार्मूला बन गया। अब चाहो तो जी की वैल्यू पुटअप कर दो या ना पुटअप करो, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन बन गया। आप इसे लिखें, और अब मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, उन इक्वेशन पर आपको प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उन इक्वेशन का यूज करके आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन बनाना है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी v इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, इसमें आपको वही इक्वेशन बनानी है इस तरह से। ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस बी आई कैप, इधर हो जाएगा c प्लस डी जे कैप। ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी हमेशा 2 डायमेंशन होगी, तो इस तरह से लिखेंगे। आप तीनों डायरेक्शन के लॉन्ग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन मोशन नहीं है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ध्यान रखना है। तो अब इसमें भी आपको वही इक्वेशन लिखनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिखनी है। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तीसरी प्रॉब्लम, वेक्टर v इक्वल टू आपको मैं कहता हूँ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई गामा आई कैप प्लस इधर मैं लिखूँगा अल्फा
माइनस गामा डिवाइड बाय बीटा जे कैप, और इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका काम है, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। आप इन्हें लिखें। चलो देखते हैं, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एनर्जी किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उनको हम देखते हैं। हाँ, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एनर्जी की एप्लीकेशन है उसको समझते हैं। ध्यान रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल को यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के फिनोमेना को यूज करेंगे। देखते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0, इस तरह से हमने किसी भी पार्टिकल को थ्रो किया। ये पॉइंट हो गया हमारे पास O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। यहां पर इसकी हाइट आपको पता है कितनी है, हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये इसकी हाइट है। O पॉइंट और B पॉइंट, O पॉइंट और B पॉइंट दोनों पर हाइट 0 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। ये ध्यान रखना है कि O पर टोटल एनर्जी इक्वल होगी A पर टोटल एनर्जी इक्वल होगी B पर टोटल एनर्जी, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, total energy of the system is always constant, total energy of the system is always constant। तो टोटल एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का जो प्लस है, दोनों का जो समेशन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को आप जानते हो हाफ mv² करके लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को mgh करके लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी O पॉइंट पर देखते हैं, यानी टोटल एनर्जी E टोटल एनर्जी एट O इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B पॉइंट। और अगर इस टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखें तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट O इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। तो O पॉइंट पर दोनों एनर्जी का
जो समेशन है वो इक्वल है ए पॉइंट पर दोनों एनर्जी के समेशन के, और वो इक्वल है बी पॉइंट पर दोनों एनर्जी के समेशन के। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, यहाँ पर दोनों एनर्जी कुछ न कुछ है। इस तरह से हम इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और इन सब की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, काइनेटिक एनर्जी O पॉइंट पर हाफ mv²। v इस पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है और m इसका मास है। तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे mgh। h की वैल्यू यहाँ पर 0 है, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें टोटल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट O, एट पॉइंट O तो मिल गई। ए पॉइंट पर अब कैलकुलेट करेंगे, तो ए पॉइंट पर जब कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ऐसे करते हैं हम लोग, u cos थीटा। तो हम लिखेंगे, अच्छा अपनी वैल्यू v के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर हम v लिख लेते हैं, v cos थीटा, तो v² cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू हाफ mv² cos स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास हाफ mv² O पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O और मल्टीप्लाई ये cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इसी A पॉइंट पर हम अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, इसी A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी PE एट पॉइंट A इक्वल टू mgh, और h की वैल्यू आपको पता है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये पता है आपको। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू mg, और h की वैल्यू है हमारे पास u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब आप g से g कैंसिल आउट कर सकते हैं। इधर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, इधर हो जाएगा m, क्योंकि वैल्यू आपके पास v के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर v² कर लेंगे। इधर हो जाएगा v² mv² और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई हाफ mv²। इसे आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे एट पॉइंट O, तो आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर हमने देखा कि Pe की वैल्यू A पर इस तरह से मिल रही है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू A पॉइंट पर हमें इस तरह से मिल रही है, और दोनों को जब आप प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो जरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1 बना देगा, फिर से वही नेट वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। और अब हम B पॉइंट पर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि B पॉइंट ग्राउंड का पॉइंट है, इसलिए B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी
ओ पर थी, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों ग्राउंड के पॉइंट हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों एक ग्राउंड के हैं और ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन बन गई। इस तरह से हम एनर्जी को पढ़ेंगे इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन in projectile motion a ball thrown vertical upward, अच्छा वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि वर्टिकल अपवर्ड ना कर हम किसी एंगल से इसे थ्रो करते हैं जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। अ बॉल थ्रोन विथ 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री प्रोजेक्टाइल एंगल विद हॉरिजॉन्टल if mass of the ball is 2 kg, then calculate kinetic energy, potential energy at point, पाथ बना लेते हैं। उसी तरह से O, A और ये B, इन तीनों जगह पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एट पॉइंट O, A, B, इन तीनों जगह पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, समझें जरा। जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ए पर, ओ पर और बी पर, तो सबसे पहले हम दोनों वैल्यू ओ पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल जो पैरामीटर हमारे पास हैं वो तो आपको मालूम है, तो मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आप हाफ एम की जगह आपके पास 2 kg मास है, ये 2 kg बॉल का मास है और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इन दोनों का यूज करेंगे 2 और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 5, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे, 25 आ जाएगा। ये 25 जूल आ गया। अब हम ओ पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, तो पोटेंशियल एनर्जी ओ पॉइंट पर 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका फार्मूला लिखते हैं mgh और हाइट ओ पॉइंट पर 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो ओ पॉइंट पर हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट पर, इसको साफ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ एम, और आपको पता है कि ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो ये बनता है v cos थीटा और स्क्वायर कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू 2, वी आपको 5 गिवन है, स्क्वायर करेंगे 25, थीटा आपको 60 डिग्री गिवन था, कॉस 60 की वैल्यू होती है प्लस हाफ और स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। इधर से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 25/4, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 25/4 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू mgh। h की वैल्यू आपको गिवन है और नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू mg और h की वैल्यू आपके पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। यहीं से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ या इसको मैं इधर पुटअप कर देता हूँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ये वैल्यू मिल गई और m की वैल्यू 2 kg, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, u की वैल्यू v के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो v की वैल्यू आपको 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और वैल्यू पुटअप कर देंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई जी कट गया, इधर 2 बचा था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल 25, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करके √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास 25, इधर हो जाएगा 3/4 तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 4, ये जूल में आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास ए पॉइंट पर दोनों एनर्जी मिल गई। अब हम बी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल होगी जो ग्राउंड पर आई थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ इन दोनों पर सेम है और ये 0 है। और फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पर जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, और इसकी कुछ वैल्यू है हाफ mv स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आ गई, किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में।